अलहमदुलिल्लाह काफी बेहतर है। एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। नजर आ रहा है इधर? बैठे रहे आप भी। साइड साइड पे बैठ जाए, कोई नहीं, आप बैठे रहे इधर। आप इधर बैठ जाएं, मेरी बात समझे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे होल ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? अगर हम इसकी डिवीजन करें टिश्यूज के हवाले से, तो ये कौन सा टिश्यू है, क्या है, किस तरह का है? हम्म मैंने टिश्यूज के हवाले से पूछा, ये किस तरह का टिश्यू है? ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। पूरे बॉडी के पार्ट से जैसे इजी हो वहां पर बैठ जाए जहाँ नजर आए। कनेक्टिव टिश्यू है एक भी तरह का, ठीक है। होल ब्लड इज प्रिपेयर्ड व्हेन 400 to 550 ml of blood is collected into FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इदारा है, ठीक है ना। अप्रूव्ड कंटेनर विद appropriate volume of anticoagulant solution. Whole blood consists of erythrocyte, leukocyte, platelets and plasma protein. It is stored at 1 to 6 degrees centigrade for 35 days in CPDA1 citrate phosphate dextrose solution with adenine. अब इस अगर हम होल ब्लड की बात कर रहे हैं कि बेसिकली ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साथ ये कनेक्ट में रहता है उनके साथ। तो ये क्या करता है? ये करता है कि ऑक्सीजन को लेके जाता है। इसके पास सिंगल यूनिट इसका आरबीसी है, तो एक आरबीसी के ऊपर जो एक हीमोग्लोबिन है, वैसे तो काफी ज्यादा होते हैं, करोड़ों की तादाद में। एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके बॉडी के टिश्यूज तक जाता है, ठीक है। ये हमने सर्कुलेटरी में पढ़ा था। अगर हम होल ब्लड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होते हैं आरबीसी, ठीक ना, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कह रहे होते हैं। डब्ल्यूबीसीज हो गए, जिनको हम दूसरा साइंटिफिक नेम जिसका है, जो मेडिकल टर्म में ल्यूकोसाइट कह रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। वो क्या हो गए, कोagulation फैक्टर के अंदर होते हैं, मतलब हमें बताते हैं अगर फाइब्रिनोजन के हवाले से। प्लाज्मा प्रोटीन जो होगी बाकी जो इसके अंदर है, ठीक है। अब इसके क्या है कि इसको स्टोर किया जाता है ब्लड बैग के अंदर, ठीक है। अब ब्लड बैग के अंदर ऐसा क्या होता है जो इसमें स्टोर रह जाता है? अगर हम ऐसे नॉर्मल रख दें ब्लड को, तो वो क्या करेगा, क्लॉट बन जाएगा ना। जैसे ब्लड निकलता है थोड़ी देर के बाद उसका क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम जो होता है उसके मुताबिक वो क्या हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। अगर हम वायल के अंदर रख देते हैं, सीरम वायल के अंदर, या जिसको हम जेल वायल कहते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, क्लॉट बन जाता है। अब ये ऐसा सीबीसी के अंदर ऐसा क्या है, वायल के अंदर जो ये क्लॉट नहीं बनता। ईडीटी, अपना ईडीटी हो गया, और सोडियम सिट्रेट, ब्लू टॉप वायल, जिसको हम पीटीए पीटीटी क्लॉटिंग फैक्टर कैसे के लिए हम यूज करते हैं, उसमें क्लॉट नहीं बनता। क्यों? उसके अंदर होते हैं एंटी कोआगुलेंट। सीबीसी वायल के अंदर होता है ईडीटीए, ठीक है ना, K3 उसकी कैटेगरी है, वो होता है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या है, एक एंटी कोआगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है ना। फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन से कन्वर्ट होने में बचाता है। फाइब्रिनोजिन लिक्विड फॉर्म में रह जाता है, जब फाइब्रिन बन जाता है तो वो क्या, थ्रेड से बन के क्लॉट बना देता है आगे। ये इस पॉइंट पर जाकर क्या करता है, उसको रोकता है कि आप यहीं पर रहें, आगे ना जाएं प्लीज। और सेम ही कैटेगरी इसकी है सोडियम सिट्रेट की, जो पीटी वाइल के अंदर होता है, क्योंकि उसका टेस्ट हम लगाते हैं प्लाज्मा से, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या है, अब ये वही उसके एंटीकोगुलेंट उसके अंदर ऐड है। एंटीकोगुलेंट अगर
उसके अंदर ऐड होगा तो हम उसमें जो सेंट्रीफ्यूज करके हमारे पास जो लिक्विड आएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा। और जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं होगा, जैसे जेल वाइल है, रेड टॉप हो गई, ठीक है, और येलो टॉप हो गई ना, इनमें हम क्या, अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें जो हासिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम। उसके अंदर एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट बेसिकली जो, अगर हम सोडियम स्टीरेट की बात करें, उसमें क्या करता है, जो इसके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10 ना, ठीक है ना, ये सारी जो चीजें हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, प्लाज्मा के अंदर वो आ जाती है एंटीकोगुलेंट की वजह से। ठीक है, उसके अंदर जो हमने वो लिक्विड यूज किया, इस्तेमाल किया है वाइल्स के अंदर, उसकी वजह से। अगर हम बात करें रेड टॉप की या येलो टॉप की, जेल वाइल की, तो उसके अंदर ये चीजें नहीं आती। इसलिए केमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से, क्लॉटिंग फैक्टर से इफेक्ट होते हैं। हम फिर क्या करते हैं, उन वाइल से केमिस्ट्री के टेस्ट नहीं लगाते। ठीक है ना, जो सोडियम सिट्रेट है उसमें से सिर्फ हम पीटीए, पीटीटी, आईएनआर और डी डाइमर वगैरह करते हैं। ठीक है ना, और बाकी जो सीबीसी है उसमें से सिर्फ हम सीबीसी टेस्ट, एमपी या स्मेयर वगैरह बनाना हो तो इस तरह के ना, डेंगू वगैरह, ये सारी चीजें करते हैं। तो जेल के अंदर सारे केमिस्ट्री का, एलएफटी, आरएफटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड प्रोफाइल, मतलब जितने भी हैं स्पेशल केमिस्ट्री के हैं, बीटा एससीजी है, जो भी है ना, वो हम इसमें से लगाते हैं, टीएसआई, टी3, टी4। ठीक है, तो ये था इनके अंदर डिफरेंस। मैंने क्या बताया वाइल्स के हवाले से। अगर हम वाइल्स कैसे जिक्र में आई, एंटी कोगुलेंट होता है उनके अंदर, सीबीसी वाइल्ड के अंदर, और पीटी वाइल्ड के अंदर क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। लेकिन जो सीरम वाइल्ड के अंदर क्या होता है, क्लॉट एक्टिवेटर, क्लॉट को एक्टिवेट कराता है, उसको मजीद इनहेंस कराता है कि ये जल्दी क्लॉट बन जाए। ठीक ना, ये डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं ब्लड बैग के हवाले से, तो क्या होगा, ब्लड बैग के अंदर भी तो एंटी कोगुलेंट होगा, नहीं तो ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन सा होता है, सीपीडीए, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन विद एडेनिन। अब अगर हमारे पास 500 ml का ब्लड बैग है तो उसके अंदर क्या होगा, 75 ml सीपीडीए भी होता है, सीपीडीके भी होता है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज है। उसके बाद डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सोल्यूशन यूज करती हैं। मास्टर वाला अलग करते हैं, चिंजी वाले अलग है, मतलब बायोचेक वाले, बायोरेड वाले अलग अलग यूज करते हैं, उन्हें हर तरह का उनका अपना है। मास्टर इसका क्या नाम है, जेएमएस का, वो भी अलग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये बता रहा था कि उसके अंदर क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, और वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अब जो इस तरह इसका एंटी कोगुलेंट है वो क्या होता है, वो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, देखो, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन विद एडेनिन। अब इसमें जो एडेनिन है, डेक्सट्रोज है, फॉस्फेट है, सिट्रेट है, हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। कोई उसकी पीएच को मेंटेन कर रहा है, तो कोई उसकी डेक्सट्रोज प्लॉट होने से, वो से तो इसका बेसिक फंक्शन है ना, वो तो हमने जनरल बात की है। मतलब इसके जितने भी पैरामीटर है ना इसके अंदर, हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। कोई पीएच मेंटेन कर रहा है, कोई इसको ब्रेकडाउन से बचा रहा है, कोई इसको खुराक मुहैया कर रहा है ना, इस तरह से ये सारा आ जाएगा इसके अंदर। अब क्या है कि ये है कि बहुत ही अहम एमसीक्यूज है कि ब्लड को किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लड बैंक जितनी भी बनी हुई है ना, वहां पर ऊपर पट्टी चल रही होती है इसकी टेम्परेचर वाली की, वो 1 से 6 के दरमियान ही होगा। इससे ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं होगा। नीचे होगा तो वो क्लॉटिंग इसकी तरफ, फ्रोजन की तरफ चला जाएगा। लेकिन हम इसको फ्रोजन नहीं कर सकते ना इस कंडीशन के अंदर। अगर ज्यादा वो हो भी गया ना, तो इसमें क्या होता है, आरबीसी स्वेलो के रप्चर हो जाते हैं, हिमोलाइज हो जाता है, तो ब्लड लगा देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा उसको। ठीक है, ये था हमारा होल ब्लड के हवाले से। इसके अंदर क्या होता है, सीपीडीए एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, अब इसका स्टोरेज टेम्परेचर कौन सा है, 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 35 डेज तक। किसके अंदर, ब्लड बैंक के अंदर, उस फ्रिज के अंदर जिसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इसके अंदर, यूजेस ऑफ होल ब्लड। होल ब्लड हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। होल ब्लड इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स हु आर एक्टिवली ब्लीडिंग। किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको, ठीक है ना, तो हम उस केस में क्या करते हैं, होल ब्लड लगा सकते हैं उसको। वन बैग 430 ml increases hemoglobin by about 1 gram per deciliter। अगर हम 500 ml का एक ब्लड लगाते हैं, अब इसमें 430 ml क्यों यूज किया उसने, क्योंकि 70 ml 500 वाले ब्लड के अंदर क्या है, सीपीडीए, एंटी कोगुलेंट है। अगर आप उसको उठाएं तो उसके अंदर लिक्विड सा होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। अब इसने डायरेक्ट बात की है कि 430 ml, क्यों, 70 ml तो वो हो गया, रिएजेंट हो गया।
इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन बाई अबाउट 1 ग्राम पर डेसिलिटर। अगर किसी की HB 8 है तो अगर हम उसको एक ब्लड बैग लगाएंगे 500 ml वाला तो कितना बढ़ेगी, 1 पॉइंट बढ़ेगी सिर्फ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। आगे, होल ब्लड मस्ट बी ABO आइडेंटिकल एंड क्रॉस मैच बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लड को लगाने से पहले क्या है, उसकी ब्लड ग्रुपिंग लाजमी होनी चाहिए, डोनर की स्क्रीनिंग लाजमी होनी चाहिए और उनका क्रॉस मैच होना चाहिए। क्रॉस मैच क्या होता है? क्रॉस मैच अलग चीज है, ब्लड ग्रुप अलग चीज है। ब्लड ग्रुप ये है कि ब्लड ग्रुप उनका सेम है। क्रॉस मैच ये है कि डोनर के जो सेल हैं उनको निकालते हैं और पेशेंट के ब्लड में से सीरम निकालते हैं, जलवायु में डाल के ना सीरम। अब उन दोनों को फिर कोम्स रिएजेंट है, AHG बोवेन एल्ब्यूमिन है 22%, उनमें से इनके 3-4 फेज है, उनमें से गुजार के ना और लास्ट में देखते हैं उसकी कंपैटिबिलिटी कि ये इस डोनर का ब्लड इस पेशेंट के लिए कंपैटिबल है तो जाके हम उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्रॉस मैच होता है। अगर उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, VDR, लैम्पी वगैरह ये सारी चीजें लगाते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक अलग चीज है, ब्लड ग्रुप अलग चीज है और क्रॉस मैच अलग चीज है। मोस्टली देखा होगा कि इसका ना ब्लड कंपैटिबल नहीं है, ऐसे कह रहे होते हैं। हेपेटाइटिस बी इसका पॉजिटिव आ गया, C पॉजिटिव आ गया, नहीं, गलत कहते हैं बिल्कुल। ये काफी मैंने प्रोफेशनल भी देखे हैं वो ऐसे करते हैं। कंपैटिबिलिटी एक अलग चीज है, क्रॉस मैच, स्क्रीनिंग अलग चीज है और ग्रुपिंग अलग चीज है, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, होल ब्लड मस्ट बी ABO आइडेंटिकल। ठीक है ना, ABO ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं। ब्लड ग्रुपिंग की काफी सारी टाइप्स होती हैं, M है, P है, ठीक ना। ABO ये हो गया हमारे सामने, इसके साथ है कैल, कैट, डफी, लूथरन, ये पुराने ब्लड ग्रुप रेयर है। ठीक ना, ये सारे इसके अंदर हम करते हैं। P हो गया, ली हो गया, लिस, क्रॉस में लिस ब्लड ग्रुप हो गया, ये काफी टाइप्स हैं इनकी। तो हमने इसमें सिर्फ पढ़ना है ABO ब्लड ग्रुप के। A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव ना O नेगेटिव तक। ये ABO के हवाले से जितने बन रहे होंगे ना, सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं। Whole blood is used to treat patients who need all the components of blood, such as those who have sustained sufficient blood loss due to trauma or surgery. सर्जरी के दौरान, कोई एक्सीडेंट के दौरान या किसी और ऐसे केस के दौरान जिसका में पेशेंट का होल ब्लड वेस्ट हुआ है, हम क्या करते हैं, एक पेशेंट की HB कम है, ठीक है ना, एक ये कमाल कमाल की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। एक पेशेंट की HB कम है, ब्लड की कमी है उसको, ठीक है ना। अब बाकी उसके प्लेटलेट्स, WBC, बाकी पैरामीटर उसके नॉर्मल है। हमने क्या करना है, उठा के होल ब्लड उसको लगा देना है। उसकी HB तो कम पूरी हो जाएगी, जो बाकी पैरामीटर है वो क्या होंगे, ओवर फ्लूइड हो जाएंगे, वो ओवर हो जाएंगे। जो प्लेटलेट्स नॉर्मल थे वो बढ़ जाएंगे, WBC नॉर्मल थे वो बढ़ जाएंगे। HB तो कवर अप हो गई है उसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको होल ब्लड लगा दिया है और उसका क्या हुआ है, ओवरफ्लोड हो गया। उसके बाकी जो पैरामीटर थे वो बढ़ गए हैं, वो नहीं बढ़ने चाहिए थे। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, पैक सेल लगाने होते हैं, ठीक है ना। पैक सेल मतलब कि इसमें से सिर्फ RBC अलग करके वो लगाने होते हैं। अगर आप लोग को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है वहां पर, आप क्या करें, ब्लड को 1.5 घंटे के लिए लटका दें IV पास करके ना पेशेंट को, और जो BT सेट है वो भी लगा के लटका दें। आराम से 1-1.5 घंटे के अंदर जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाएगा, नीचे RBC बैठ जाएंगे, तो उसको स्टार्ट कर दें आराम से। जब भी जैसे ही RBC खत्म हो तो आप उसको बंद करके जो प्लाज्मा है वो वेस्ट कर दें। इससे क्या होगा, सिर्फ उसकी HB बढ़ेगी, बाकी पैरामीटर डिस्टर्ब नहीं होंगे, बॉडी ओवरफ्लो नहीं होगी। आगे हम देख, ये देखें अब होगी आगे, ये देखो ये सामने इसके अंदर, ये देखो ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा, नीचे RBC बैठ जाएंगे। RBC की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना, उनका वेट ज्यादा होता है ना, डेंसिटी ज्यादा होती है ना बाकी के निस्बत, वो नीचे बैठ जाएंगे तो प्लाज्मा अलग हो जाएगा। जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, सीरम ऊपर नजर आ रहा होता है और RBC नीचे होता है। अब ऐसे ही अगर हम सेंट्रीफ्यूज ना करें, वायल के अंदर ब्लड रख दें, तो वो क्या होगा, 2 घंटे के बाद RBC नीचे बैठे होंगे तो प्लाज्मा ऊपर, आराम से सेंट्रीफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे एरिया जहाँ पर सेंट्रीफ्यूज प्रोवाइड नहीं होती, वहां पर मौजूद नहीं होती, वो क्या करते हैं, ऐसे ही सैंपल को रख देते हैं, कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाते हैं RBC, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ऊपर से प्लाज्मा निकाल के टेस्ट वगैरह लगा देते हैं। ये इन केस बता रहा हूँ जिसमें सेंट्रीफ्यूज हमारे पास नहीं होती, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर समझ रहा है पूछ रहे हैं। ओ पॉजिटिव क्या हुआ, होता है। अब हम अक्सर कह देते हैं कि O नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है।
ओ नेगेटिव हम सबको लगा सकते हैं, ऐसे है ना, लेकिन हम नहीं लगा सकते उसको, मुश्किल से मिलता है लेकिन नहीं लगा सकते। ओ नेगेटिव के जो वास्ट आरबीसीज हैं, जो उसके पैक सेल है ना, वो हम लगा सकते हैं। ओ नेगेटिव भी रिएक्शन कहा जाता है वैसे इसको ना, बाकियों के बनस्पत ज्यादा सिक्योर समझा जाता है। लेकिन ये है कि ये बात बहुत कम ही जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है इसको डीप अच्छे से, तो वो ये जानते हैं कि इसके जो वास्ट आरबीसीज हैं, जो इसके पैक सेल हैं, सिर्फ वही लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लाज्मा है। प्लाज्मा तो बाकी सब में भी है, लेकिन इसमें जो है वो बाकी भी रिएक्शन कर सकते हैं। इसके चांस इसलिए कम होते हैं क्योंकि ये एंटी एंटी बी वाला चक्कर इसके अंदर है नहीं, ओ नेगेटिव है, ए बी वाला चक्कर तो है नहीं। एंटीजन होगा तो उसके corresponding एंटीबॉडी होगी, ठीक है ना, इस हवाले से। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जो रिएक्टिव एंटीबॉडीज होती है वो किसके अंदर होती हैं, प्लाज्मा के अंदर होती है, ठीक है। जो उसका जो बाकी लिक्विड है उसके अंदर होती है, आरबीसी के ऊपर नहीं होती। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, और जो पैक सेल हैं, जो आरबीसी हैं, वो हम लगा देते हैं। तो इस केस के अंदर रिएक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं, the packed cell are typically used in anemia that is either causing symptom or when the hemoglobin is less than usually 7 to 8 gram per deciliter. एनीमिया किस केस को कहते हैं जिसमें ब्लड की डेफिशिएंसी, ऐसा पेशेंट जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट है, वो क्या है, वो भी एनीमिक है, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, उनको मंथ के हिसाब से ब्लड लग रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 7 से 8 ग्राम से जब एचबी नीचे होती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, ब्लड लगाते हैं, ये पैक से लगाते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, कलेक्ट 430 ml ब्लड, प्रेफरेबली डबल और ट्रिपल बैग सिस्टम बैग्स, देन बैलेंस्ड इन दी buckets or refrigerator centrifuge to 2500 rotation per minute rpm rotation per minute for 5 minutes at 22 degrees centigrade, express almost 3/4 of the plasma in this lead bag and seal the tube in the between connecting two bags। अब ये बता रहा है कि रेड सेल कंसंट्रेट हम कैसे बना रहे हैं, पैक सेल कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका जो है ना, कोई 3 यूज करता है, कोई 2 बैग यूज करता है एक में ना, लेकिन मोस्टली जो है वो 4 करते होते हैं। मशीन के अंदर रख देते हैं उसको, बड़ा सा सेंट्रीफ्यूज टाइप बना होता है, ठीक है ना, ब्लड सेल सेपरेटर उसको कहते हैं। उसमें लगा के फिर हम उसके बैग अटैच कर देते हैं एक दूसरे के साथ, फिर हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं, ठीक है। जो 2 बैग लाइट होंगे तो उसमें प्लाज्मा उनमें चला जाएगा, ठीक है। जो उनमें जो ज्यादा मतलब कम कंसंट्रेशन वाले थे प्लाज्मा, वो अलग हो जाएगा, तो बाकी उनके अंदर पैक सेल बच जाएंगे, वो फिर हम उठा के उनको लगा देते हैं। आ जाए, आगे है कि डिटैच दिस नेट बैग एंड कीप द विद इन सेलर 1 to 6 जी। जैसे ही पैक सेल बन जाएंगे तो फिर हम उनको क्या करेंगे, 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको स्टोर कर देंगे। आगे हम देखते हैं इसके अंदर यूजेस ऑफ रेड सेल कंसंट्रेट, ठीक है ना, पैक सेल हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। RBCs contain hemoglobin which transport oxygen through blood stream to the tissues, ये तो पुरानी बातें हो गई। RBCs transfusion increase the mass of circulating red cell in the situation where tissues oxygenation may be impaired by acute or chronic blood loss such as hemorrhage, trauma victim, patient undergoing surgeries, थैलेसीमिया पेशेंट और प्रीमेच्योर इन्फेंट जिनके अंदर ब्लड अभी तक अच्छे से बना ही नहीं है, तो इन केस के अंदर हम क्या करते हैं, रेड सेल कंसंट्रेट यूज करते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। देखिए जैसे हम उनको ब्लड के ना सारे पैरामीटर अलग अलग कर लेते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा में है, उसके अंदर क्रायोप्रेसिपिटेट्स हैं, सारा कुछ अलग अलग में उसका कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, सारा कुछ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं उसने बात की है FFP के नाम से हम उसका कह रहे होते हैं ना, ये काफी महंगे मिलते हैं। वो देखते हैं कि पेशेंट को किस चीज की डेफिशिएंसी है, FFP लगाना है, प्लाज्मा लगाना है, और या होल ब्लड लगाना है, या सिर्फ पैक सेल लगाने हैं, ठीक है ना। ये उस पे पेशेंट के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। FFP contain all the clotting factors, Levine factor, factor 5 and 7, stable factor, fibrinogen, plasma, protein, particularly albumin, electrolytes, anticoagulants, protein C, protein S, and added anticoagulants। FFP उस कंडीशन के अंदर लगाते हैं जब पेशेंट के अंदर क्या हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, ठीक है ना, उसका पीटीए पीटीटी बहुत रेज आ रहा हो, अगर उसको कोई कट लग जाए तो उसको ब्लड ना रुकता हो, तो उस केस में फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसके अंदर क्या होते हैं,
क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा होते हैं, ठीक है। फैक्टर 5, 8, 9, 10 ये सारे हो गए फाइब्रिनोजेन वगैरह। हम इसकी प्रिपरेशन देख जाएंगे कैसे हम इसको तैयार करते हैं। collect 430 ml blood in a double or triple blood bag, centrifuge bag to 2500 रोटेशन पर मिनट 15 मिनट के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे 3/4 ऑफ द प्लाज्मा इन द satellite bag, seal the tube and detach the plasma containing satellite bag. Store the plasma in an inverted position at -80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये MCQs टाइप है। स्टोर फॉर 1 ईयर और 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 ईयर। अब हम बात कर रहे हैं FFPs की, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की। ब्लड को किस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? 1 to 6 पे। और कितने दिन के लिए? 35 डेज के लिए। अब FFP को स्टोर करते हैं -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 साल के लिए, -18। अगर हमने उसको -65 पे स्टोर करना है तो फिर हम 7 साल तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, 7 साल तक। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की। अब हम देखते हैं इसके यूजेस ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। Fresh frozen plasma is indicated for the deficiency of coagulating factors with abnormal coagulation tests in the presence of active bleeding, ठीक है ना। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। हमने उसके टेस्ट कराया, डी डाइमर कराया, उसका पीटी पीडीटी करवाया, तो क्या हुआ, वो काफी रेज्ड आ गए। हमने उसकी ऑपरेट करना था, तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, पहले उसको FFP लगवाएंगे ताकि उसका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो नॉर्मल हो जाए। ऐसा ना हो कि हम उसको कट लगा दें तो उसका ब्लड फिर रुकने का नाम ही ना ले, ठीक है। तो इस केस में बचे। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्लाज्मा प्रोटीन डेफिशिएंसी वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद disseminated intravascular coagulant when fibrinogen level is less than 100 mg per day। फाइब्रिनोजिन क्या होता है, फाइब्रिन में चेंज होता है। अब फाइब्रिन क्या है, क्लॉट बन जाता है, ऐसे है ना फाइब्रिन केस के अंदर। अब क्या है, जो फाइब्रिनोजिन जिसने चेंज होना था उसकी डेफिशिएंसी है, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, FFP लगाते हैं उनको। आगे हम देखते हैं प्लेटलेट कंसंट्रेट्स, ठीक है ना। अब हम अलग अलग पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं ब्लड के। पैक्सल हो गए, FFP हो गए, आगे प्लेटलेट कंसंट्रेट्स हो गए। प्लेटलेट कंसंट्रेट ये किस कंडीशन में लगाएंगे कि डेफिशिएंसी होगी जब, ठीक है ना। खास तौर पर डेंगू के केस के अंदर PLTs बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, 20,000 30,000 या 70,000 इस तरह के। हम मुसलसल उसका CBC करा रहे होते हैं, PLTs करा रहे होते हैं। प्लेटलेट कंसंट्रेट कंटेन्स quantitatively enriched and functionally intact blood platelets from one or more blood donors, ठीक है ना। अब ये क्या है कि प्लेटलेट्स एक ब्लड बैग से तो उसकी कमी पूरी होती नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मिकदार में आते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, 2 से 3 डोनर अरेंज करके ना, उनमें से ब्लड निकाल के उन सब में से फिर हम वो कंबाइंड ब्लड बैग सिस्टम से ना, उसमें से हम निकालते हैं, फिर जाकर ना एक छोटा सा बैग जाके बनता है PLTs का, छोटा सा 100 या 150 ml का, ठीक है ना। प्रिपरेशन क्या है इसकी, कलेक्ट ब्लड इन अ 430 ml, प्लेस बैग इन द बकेट एंड प्लेस देम प्रॉपर्ली। बकेट मींस कि जो उसका बड़ा सा सेंट्रीफ्यूज है, जो मशीन है, उसके अंदर बकेट्स बनी होती है ना, इस तरह से उसके अंदर रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज फॉर 20 मिनट्स एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फास्ट सेंट्रीफ्यूज टू 2500 रोटेशन पर मिनट फॉर 10 मिनट्स। हैवी स्पिन at 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रोड्यूस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP के नाम से हम कह रहे होते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज अगेन एट 1000 रोटेशन पर मिनट, लाइट स्पिन फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। पहले हमने उसको क्या क्या है, सेंट्रीफ्यूज करना है 20 मिनट्स के लिए, फिर 10 मिनट्स के लिए। 20 मिनट के लिए जब करना है तो कितना रखना है, उसके स्पीड 2500 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है, अब इनको पेपर दे दें, तो उसमें क्या है, 10 मिनट के लिए। एक्सप्रेस द प्लाज्मा इनटू द सेकंड स्लाइड बैग लीविंग द प्लेटलेट कंसंट्रेट इनटू द ब्लड बैग। तो इस तरह से क्या होगा, ब्लड बैग के अंदर जो PLTs हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो अलग होकर उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब ये डिपेंड कर रहा होता है टेक्निक्स के अंदर। हमने उसको पहले हैवी स्पिन दिया है,
2500 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से 20 मिनट के लिए, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया उसको 1000 रोटेशन, 1000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट के लिए। इस तरह से फिर क्या हुआ, ये पीएलटी अलग होकर अलग बैग में आ गए, हमने वो क्या बैग साथ अटैच कर दिया था। आगे हम देखते हैं इसमें प्लेटलेट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम होल ब्लड विद इन 8 आवर्स। काफी टाइम लगता है ना इसके अंदर। अब ये बता रहा है कि अगर तो ब्लड फ्रेश होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें से प्लेटलेट्स निकाल सकते हैं 8 घंटे तक। वैसे तो 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं ना। अगर फ्रेश ब्लीड हुआ है तो हमने 8 आवर्स के बाद उसमें से प्लेटलेट्स अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी मिकदार कम हो रही होती है और स्टेबल नहीं रहते वहां पर। तो फिर क्या है, 8 आवर्स से पहले पहले, इसलिए कहते हैं कि अगर पीएलटीज प्रिपेयर कराने हैं तो आपको फ्रेश डोनर लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। डोनर्स आएंगे उसी टाइम ब्लीड होगा फिर जाके बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप परचेज कर लें, रखा हुआ ब्लड उठा लें तो उसमें से नहीं बनेंगे ये प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें क्या यूजेस ऑफ प्लेटलेट कंसंट्रेट्स, अब ये किस कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। प्लेटलेट कंसंट्रेट पीसी आर वाइडली यूज्ड टू सप्लाई पेशेंट विद सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशंस के अंदर, जिनके अंदर क्या होगा, पीएलटीज की डेफिशिएंसी होती है। दीज कुड बी पेशेंट्स विद हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी हो गई, बोन मैरो फेलियर हो गया, कैंसर पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरापी, वो पेशेंट जिनकी कीमोथेरापी चल रही होती है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या उनकी हड्डियों में से क्या हो गया, बोन मैरो फेलियर के ब्लड वहां से बन ही नहीं रहा, ब्लड के कंपोनेंट्स वहां से बन ही नहीं रहे। कैंसर पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरापी हो गया, पेशेंट्स विद पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, ठीक है ना। ऐसा पेशेंट जिसका ऑपरेट हुआ है और बाद में ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही, ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर। आगे हम देखते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट्स। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या है, इज यूज्ड टू प्रिवेंट और कंट्रोल ब्लीडिंग इन पीपल whose own blood does not clot properly in hemophilia। फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के अंदर क्या है कि उनका अपना ब्लड क्लॉट होने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट्स उसको लगाते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो आपने देख लेनी है, उसी तरह से उनको रोटेशन देनी है, टाइम मैनेज करना है, साथ में टेम्परेचर मैनेज करना है। अब हम आगे इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट क्या है, क्रायोप्रेसिपिटेट इज यूज्ड फॉर ओवरलोड पेशेंट्स बिकॉज इट हैव ऑल द नेसेसरी क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ओनली 10 to 15 ml amount of hereditary conditions such as injection for factor 8 for hemophilia A who lack factor 8। मैंने अभी आपको बताया इनके अंदर ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, फैक्टर 10 की है, हीमोफीलिया ए है या बी है, इस तरह के कंडीशन के अंदर हम ये इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या है, हु लैक वॉन विलब्रेंड फैक्टर VWF, ऐसे हम इसके लिए टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर वो रेज आता है बहुत ही ज्यादा VWF है तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर क्रायोप्रेसिपिटेट लगाते हैं इस कंडीशन के अंदर। आगे है इसके अंदर क्रायो सुपरानेंट, ये हम क्या कर रहे हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। क्रायो सुपरानेंट प्लाज्मा CSP इज सुपरानेंट प्लाज्मा व्हाइल प्रिपेयरिंग क्रायोप्रेसिपिटेट फ्रॉम FFP, ठीक है ना, उसमें से निकालते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में से। इट कंटेन्स वेरी लो लेवल्स ऑफ फैक्टर 8 फाइब्रिनोजेन एंड VWF फैक्टर, वॉन विलब्रेंड्स फैक्टर। अब इसका क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम मिकदार में फैक्टर 8 होता है, फाइब्रिनोजेन होते हैं जो किसमें चेंज होते हैं, फाइब्रिन के अंदर, एंड VWF मतलब वॉन विलब्रेंड फैक्टर होते हैं। इट इज इंडिकेटेड फॉर प्लाज्मा एक्सचेंज फॉर पेशेंट्स विद थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा, TTP डिजीज है जिसके अंदर ब्रूजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा होता या ब्लड रिस रहा होता है ना वेन में से, उस कंडीशन के अंदर। एज वेल एज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ hemolytic uremic syndrome, ठीक है, बाय प्लाज्मा एक्सचेंज, वन प्लाज्मा एक्सचेंज इज इंडिकेटेड, जब इसकी जरूरत पड़ती है इन कंडीशन के अंदर फिर हम ये उसको ट्रांसफ्यूज कराते हैं आगे जाके। अब ये इसने कंडीशन बताई, ब्लड कंपोनेंट्स प्रिपरेशन यूजेस ऑफ क्रायोफ्यूज, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज जिसको हम कह रहे होते हैं, जिसके अंदर हम ये कंपोनेंट्स अलग कर रहे होते हैं। FFPs के लिए क्या है, टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका जो साइकिल है, रोटेशन पर मिनट है कितना है, 2500, और टाइम 15 मिनट्स के लिए। PLT के लिए बताया गया, RBC के लिए बताया गया, और क्रायोप्रेसिपिटेट के लिए बताया गया
जो हमने पीछे 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उनको उसने क्या क्या उठा के ना सारा एक टेबल के अंदर डाल दिया, एक टेबल बना दिया ताकि याद करने में आसानी रहे यहाँ पर। तो ये था हमारा आज का कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है ना। अगला हम क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पीछे वाला फर्स्ट फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, वास्ट आरबीसी जिसको हम पैक्ड सेल के नाम से, क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट्स हो गए, और आगे है इसके प्लेटलेट कंसंट्रेट्स हो गए। फिर हमने पढ़े हैं इसके अंदर प्लेटलेट कंसंट्रेट्स हो गए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया जिसको एफएफपी का नाम दे रहे होते हैं, तो रेड सेल कंसंट्रेट जिसको हम पैक सेल का नाम दे रहे थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, होल ब्लड, बस यही थे। ठीक है ना। आपने, अगर आपने इसको इनको तैयार करना है तो नोट्स बना लेना इस तरह से एक पेज के ऊपर, पहले इनके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके नाम लिख लेंगे तो आगे फिर उसको आसान से बंदा पढ़ता रहता है, उसको भी देखता रहता है। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। और अब आप लोगों के होंगे हफ्ते में 2 लेक्चर। वो ऐसे होंगे कि जितना आप लोगों ने पोटेंशियल से टेस्ट दिया मेरा दिल खुश हो गया, तो लिहाजा आपको हफ्ते में 2 लेक्चर लेने होंगे। तो मेरी मर्जी, एक में पढ़ाऊँ या एक में टेस्ट लूँ, या जैसे करो।